हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग में यूनिट 4 वन शॉट, यानी कि यूनिट 4 के अंदर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम पे पूछे जा सकते हैं। वो सारे टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट 4 अगर आप देखोगे तो फजी लॉजिक का बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फजी कंट्रोलर्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्कशन करेंगे वो एग्जाम के बेसिस पे करेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है मेंबरशिप फंक्शन पे। फजीफिकेशन और डीफजीफिकेशन के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और आने वाले टाइम पे पूछे जा सकते हैं। इन्फेरेंस इन फजी लॉजिक वैसे तो ये काफ़ी कम पूछा गया एग्जाम में, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इफ देन रूल इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में तो आपको देखने को मिलेगा ही। हो सकता है कि कभी एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में भी अटैच्ड मिल जाए, या इसी एग्जाम में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में अटैच्ड मिल जाए। ठीक है, सो ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो फजीफिकेशन एंड डीफजीफिकेशन है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दो और ध्यान से एकदम बैठ जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेंबरशिप फंक्शन। मेंबरशिप फंक्शन होते क्या है सबसे पहले हम देखेंगे। इट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन फजी लॉजिक टू डिफाइन द डिग्री ऑफ मेंबरशिप ऑफ एन एलिमेंट इन अ फजी सेट। मतलब कि ये एक तरीके के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिनका यूज किस लिए होता है, फजी लॉजिक्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, फिर से बता दूं मैं, जो मेंबरशिप फंक्शन होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, हमारे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं फजी लॉजिक के अंदर, जो डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ मेंबरशिप किसी भी फजी सेट के लिए। ठीक है, फजी सेट में कोई एक एलिमेंट है, सपोज कर लो। ठीक है, फजी सेट है हमारा, फजी सेट में हमारा कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, अब उस एलिमेंट की जो डिग्री ऑफ मेंबरशिप होगी उसको रिप्रेजेंट करने या उसको डिजाइन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए जो मैथमेटिकल मॉडल का यूज होता है वो ही हमारा मेंबरशिप फंक्शन होता है। ठीक है, सो आई होप मेंबरशिप फंक्शन समझ आ गया। ठीक है, इट असाइंस द वैल्यू बिटवीन 0 and 1 टू इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच एन एलिमेंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेट। ये क्या करता है, ये 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यूज को असाइन करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.9, 0.8, 7, 6, 5 समथिंग, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं 0 और 1 के बीच में, तो वैल्यूज को असाइन करता है एलिमेंट्स के साथ। अब वैल्यू असाइन करने का क्राइटेरिया क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल कोई 2 एलिमेंट है हमारे पास सेट में। ठीक है, एक है हमारा एलिमेंट ए और एक है हमारा एलिमेंट बी। ए के पास, ए को जो वैल्यू असाइन हुई, ठीक है, मेंबरशिप वैल्यू जो उसको असाइन हुई वो हो गई 0.9, और बी को जो असाइन हुई वो हो गई 0.3। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, देखो 0.9 ज्यादा है, 0.3 कम है। तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा, इसका मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है, जितनी 1 से क्लोजर है, ठीक है, उतना ज्यादा वो फजी सेट को बिलोंग करेगा एलिमेंट। ठीक है, और जिसकी कम है वो कम बिलोंग करेगा। यही मतलब होता है हमारा मेंबरशिप फंक्शन का। ये वैल्यू असाइन करता है जो कि इंडिकेट करता है एक्सटेंट टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सेट। इस वैल्यू के बेसिस पे ये कंफर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक चीज और हम लोग कंसिडर करें कि ए जो हमने लिया था और बी जो हमने लिया था एलिमेंट, ठीक है, किसी एक सेट से लिया था। अब ए को अगर 0 असाइन कर दो और बी को 1 असाइन कर दो, तो इसका मतलब क्या है कि ए हमारा सेट से बिलोंग ही नहीं करेगा। अगर 0 है तो इसका मतलब वो बिलोंग ही नहीं कर रहा। 0.1 है मतलब हाँ हल्का फुल्का बिलोंग कर रहा है, 0.9 है तो मतलब बहुत ज्यादा बिलोंग कर रहा है, और 1 है तो उसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा मेंबरशिप फंक्शन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन। टाइप्स यहाँ पे देखें तो टोटल हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ट्राइंगुलर फंक्शन। ठीक है, डिफाइंड बाय 3 पैरामीटर्स ए बी सी। इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं, ए बी और सी। फॉर्म्स अ ट्राइंगुलर शेप विद अ पीक एट अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो होता है बी हमारा, ठीक है, ए बी सी जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा पीक फॉर्म करेगा, और ये ट्राइंगुलर शेप पैटर्न फॉर्म करते हैं जब भी इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सूटेड फॉर सिंपल सिमेट्रिक रिलेशनशिप। इनको हम लोग सिंपल सिमेट्रिक रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन, ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ याद कर लेना, इजी है, एग्जाम में बना देना टाइप्स एक्सप्लेन करके। बहुत इजी टाइप्स हैं इसके, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, बहुत इजी है। ट्रेपेजॉइडल मेंबरशिप फंक्शन, देखो ट्राइंगुलर था, ट्राइंगल बन रहते हैं, ट्रेपेजॉइडल है, ट्रेपीजियम बनेगा। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय 4 पैरामीटर ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे 3 पैरामीटर थे, ए बी और सी। ठीक है, एंड पॉइंट्स हुए। यहाँ पे 4 पैरामीटर हो जाएंगे, ए बी सी और डी। यहाँ पे क्या हो रहा था, पीक हमारी मिड पॉइंट बी थी। यहाँ पे पीक का ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पीक पे हमारे 2 एलिमेंट होंगे, बी और सी। फॉर्म्स अ ट्रेपेजॉइडल शेप विद अ फ्लैट टॉप। एक ट्रेपेजॉइडल शेप फॉर्म करेगा जिसका टॉप, आप कह सकते हो टॉप क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है,
अलाउज फॉर अ ब्रॉडर रेंज एंड ग्रेजुअल ट्रांजिशन। अब इसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये क्या करता है हमारा, ये ब्रॉडर रेंज प्रोवाइड करता है, यानी कि और ज़्यादा डिटेल्ड रेंज प्रोवाइड करता है किसी भी फजी सेट के मेंबरशिप फंक्शन को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है हमारा टाइप, ये है हमारा पीस वाइज लीनियर मेंबरशिप फंक्शन। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लीनियर सेगमेंट, यहाँ पे मल्टीपल लीनियर सेगमेंट्स होते हैं। प्रोवाइड्स अ पीस वाइज अप्रोक्सीमेशन टू कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। पीस वाइज अप्रोक्सीमेशन, जैसा इसका नाम है, अलग अलग अप्रोक्सीमेशन छोटे छोटे पीसेस के लिए देता है, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के अंदर। ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन स्लोप, हर एक सेगमेंट का अपना डिफाइंड स्लोप होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल में देखा था, तो वहां हर एक सेगमेंट का ट्रेपेजॉइडल शेप ही आएगा, ठीक है। ट्राइंगुलर में हर एक सेगमेंट का ट्राइंगुलर शेप ही आएगा, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेगमेंट के अलग अलग शेप्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि शेप कह लो या फिर स्लोप कह लो, अलग अलग आता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा एक सेगमेंट है, इसका स्लोप इस तरीके से, दूसरे सेगमेंट का स्लोप इस तरीके से, तीसरे का आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। सो अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग स्लोप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद गॉसियन मेंबरशिप फंक्शन आता है हमारा चौथा, गॉसियन मेंबरशिप फंक्शन मॉडल्ड आफ्टर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके पहले जहाँ तक मुझे याद है, हम लोग जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, तब वहाँ पे गॉसियन फंक्शन का हम लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है। ग्राफ देख के आपको शायद थोड़ा बहुत याद आया हो, तो अगर नहीं भी याद आया तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे बेस्ड होता है हमारा गॉसियन मेंबरशिप फंक्शन। कैरेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर, यहाँ पे 2 पैरामीटर होते हैं हमारे पास, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन हमारा म्यू से रिप्रेजेंट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब तो याद आ गया होगा। फॉर्म अ बेल शेप्ड कर्व सुइटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। एक बेल शेप का कर्व बनाता है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया है, बेल शेप आपको दिख रहा है ना, तो इसी तरीके का सिमेट्रिक बेल शेप बनाता है हमारा गॉसियन मेंबरशिप फंक्शन, ठीक है। बाकी आप लोग नाम याद कर लो इसके अंदर का, बस ये एक बार पढ़ लेना एग्जाम में जाने से पहले, नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी ग्राफ एक बार बना के देख लेना, एग्जाम में बना लोगे, ठीक है। लास्ट हमारा है फिफ्थ, सिंगलटन मेंबरशिप फंक्शन। देखो एक चीज़ मैं और बता दूं, आप गूगल करोगे या फिर आप और भी यूट्यूबर्स को विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस दिखेंगे, बट मैंने जितना एनालाइज किया था, जितना जगह से मैंने अलग अलग डेटा फेच किया था, उनमें ये 5 फंक्शन हमारे मेन और कंपलसरी फंक्शंस थे, इसलिए हमने इनको पुट किया है। और 10 नंबर का क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो 5 फंक्शन डिफाइन कर दो आप, इतना सफिशियंट होगा, ठीक है। ठीक है, तो सिंगलटन मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मेंबरशिप फंक्शन इन फजी लॉजिक रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। जैसा कि ग्राफ में ही दिख रहा है, बाकी सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा सिंपल मेंबरशिप फंक्शन होता है, एक सिंगल पॉइंट एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। मेंबरशिप वैल्यू इज ऑलवेज 1 फुल मेंबरशिप, यहाँ पे हमेशा फुल मेंबरशिप ही रिप्रेजेंट करेगा ये, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। 1 का मतलब ही है कि फुल मेंबरशिप। एप्लीकेबल फॉर प्रिसाइज और एग्जैक्ट वैल्यूज विद नो अनसर्टेनिटी, ये वहां पे एप्लीकेबल होता है जहां पे प्रिसाइज वैल्यू मिलनी हो या फिर जहां पे अनसर्टेनिटी का कोई चांस ना हो, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको मेंबरशिप फंक्शंस, उनके टाइप्स, ठीक है। इजी है, बाकी आप एक बार लिख के देख लेना तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। इसके बाद बात करेंगे 3 मेन फीचर्स ऑफ मेंबरशिप फंक्शन। अब एक चीज और, फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं इसके, ठीक है, बट जो मेन 3 फीचर्स हैं जो हर जगह इंक्लूड होते हैं और 3 मेन फीचर्स जो मेंबरशिप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वो तीनों हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा कोर, फिर सपोर्ट और थर्ड है हमारा बॉर्डर, आई गेस बॉर्डर है या बाउंड्री है शायद, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले कोर की बात करें, इट इज द रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच द मेंबरशिप वैल्यू इज इक्वल टू 1। ये क्या करता है? इट इज द रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज, ये इनपुट वैल्यूज की वो रेंज होता है जहां पे मेंबरशिप वैल्यू हमारी पूरी कंप्लीट 1 होगी, ठीक है। अगर आप इसको एक ट्रेपेजॉइडल फॉर्म के ग्राफ में देखो, ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल का जो टॉप पार्ट होता है वो पूरा 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज 1 के इक्वल होंगी वो सारी हमारी कोर वैल्यूज होंगी, ठीक है। वो कोर क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोर उस मेंबरशिप फंक्शन को या उस मेंबरशिप वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, रेंज करने का काम करता है, जहां पे रेंज हमारी एग्जैक्टली 1 होती है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द मोस्ट टिपिकल और सर्टेन वैल्यूज विद इन द फजी सेट। फजी सेट के अंदर जो सबसे ज्यादा टिपिकल और सबसे ज्यादा सर्टेन वैल्यूज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है हमारा कोर, ठीक है। इसके बाद आता है सपोर्ट। सपोर्ट का काम क्या होता है? इट इज द रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच द मेंबरशिप वैल्यूज इज नॉन जीरो, ठीक है। मतलब कि ये हमारा रेंज ऑफ इनपुट वैल्यूज होता है जहां पे मेंबरशिप की वैल्यू नॉन जीरो होगी, ठीक है, 1 से कम होगी बट नॉन जीरो होगी। इट रिप्रेजेंट द
डोमेन ओवर विच द फजी सेट हैज रिलेवेंस। ये उन सारे डोमेन्स को कवर करता है जहां पे फजी सेट हमारा रिलेवेंट होगा, यानी कि नॉन रिलेवेंट डोमेन को कवर ये नहीं करेगा बेसिकली। मतलब कि जितने में हमारे फजी सेट के अंदर वैल्यूज लाई करेंगे 0 से लेके 1 तक के बीच में, उस सारे डोमेन को रिप्रेजेंट करने का काम किसका होता है? हमारा सपोर्ट का। ठीक है, बाउंड्री क्या होती है? इट इज द क्रूशियल फॉर डिफाइनिंग द इफेक्टिव रेंज और डोमेन ओवर विच द फजी सेट इज एप्लीकेबल। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होती है क्योंकि ये क्या डिफाइन करती है? ये डिफाइन करती है कि जिस डोमेन पे हमारा फजी सेट एप्लीकेबल है, उस पूरे डोमेन को डिफाइन करने का, उस पूरे डोमेन की रेंज को डिफाइन करने का काम बाउंड्री करती है। ठीक है, इट मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द सपोर्ट। सपोर्ट की बिगिनिंग और एंड को मार्क करने का काम करती है। इस ग्राफ में आपको तीनों चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, ये ट्रेपेजॉइडल फॉर्म का ग्राफ होता है। जब भी आप फीचर्स एक्सप्लेन करोगे तो ये ग्राफ जरूर बना देना, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज मेंबरशिप फंक्शन, तो आपको मेंबरशिप फंक्शन बताना है, टाइप्स बताने और ये 3 आपको फीचर्स बताने, सारे ग्राफ बता देने हैं। बस 10 नंबर आराम से लिख के ले लो। कोई एग्जामिनर हो कॉपी इवेलुएट कर रहा हो, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, रेंज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे म्यू ए है और ये एक्स एक्सिस है। 0 से 1 हमारी रेंज होती है। 1 पे जितने पॉइंट हमारे लाई करेंगे, ठीक है, वो सारे कोर में आएंगे। और यहाँ पे जहां से जहां तक, जैसे यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, ये पूरा हमारा सपोर्ट होता है। ठीक है, और कोर, अगर सपोर्ट में से हम कोर को माइनस कर दें तो स्टार्टिंग वाला जितना एरिया है वो हमारा अपर बाउंड्री में आता है और एंडिंग वाला जितना एरिया है वो हमारा लोअर बाउंड्री में आता है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फीचर्स भी इसके। इसके बाद हम बात करेंगे फजीफिकेशन और डीफजीफिकेशन की। सो फजीफिकेशन क्या होता है हमारा? बेसिकली फजीफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग क्रिस्प इनपुट वैल्यूज इनटू फजी वैल्यूज। फजीफिकेशन कुछ नहीं होता, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितनी भी हमारी क्रिस्प इनपुट वैल्यूज होंगी उनको फजी इनपुट वैल्यूज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? फजीफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, फजीफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? यहां पे हमने 5 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है फजीफिकेशन प्रोसेस को। चाहे आपसे फजीफिकेशन की एल्गोरिदम पूछी जाए या उसका प्रोसेस पूछा जाए, आप इनको लिख के आ जाना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्रिस्प इनपुट की बात करें, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्रिस्प इनपुट, यानी कि जो हमको इनपुट मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट विद द क्रिस्प प्रिसाइज इनपुट वैल्यूज फ्रॉम द रियल वर्ल्ड सिस्टम। जो भी रियल वर्ल्ड सिस्टम है हमारा, वहां से हमको क्रिस्प यानी कि प्रिसाइज वैल्यूज मिलेंगी एज एन इनपुट। एग्जाम्पल, इन अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम क्रिस्प इनपुट माइट बी द करंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो कोई एक कंट्रोल सिस्टम या कोई एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, उस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो क्रिस्प इनपुट हमारा होगा वो क्या हो सकता है? उस टेम्परेचर पे जो भी वैल्यूज हमारी करंट टेम्परेचर की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, वो डिफाइंड वैल्यूज होंगी। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो जो भी करंट वैल्यू होगी उस करंट वैल्यू को एज अ क्रिस्प इनपुट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? एक बार हमने क्रिस्प वैल्यू ले ली, ठीक है, हमें क्रिस्प वैल्यू मिल गई, फिर हमको क्या करना है? फिल लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स। अगला स्टेप आता है आइडेंटिफाई लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स दैट डिस्क्राइब द इनपुट। फिर हमें आइडेंटिफाई करना होता है उन वेरिएबल्स को जो डिस्क्राइब कर रहे हो क्रिस्प इनपुट को जो हमने लिया है। ठीक है, दीज आर क्वालिटेटिव लेबल्स सच एज लो, मीडियम और हाई। ये हमारे लेबल्स होते हैं, लो, मीडियम और हाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस की स्केल है, ठीक है, इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस की स्केल है, उसमें अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है तो लिंग्विस्टिक वेरिएबल क्या आएगा? हमारा लो आएगा। ठीक है, अगर हमारा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो मीडियम वाला आएगा, अगर हमारा 90 डिग्री सेल्सियस है तो हाई वाला आएगा। इस तरीके से मतलब एक वैल्यू रेंज को, पूरी वैल्यू रेंज को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब रेंज, आप कंफ्यूज मत होना, रेंज सेलेक्ट करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब मैंने तो बोल दिया चलो 20 डिग्री पे लो है, बट 19 डिग्री पे भी तो लो होगा, 18 डिग्री पे भी तो लो होगा। ठीक है, 0 से लेके आप मान के चलो 33 डिग्री तक, 44 डिग्री तक लो में कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि रियल वर्ल्ड सिचुएशन की बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। ठीक है, सो उसको नहीं कंसीडर किया जाता, बट मैं एक वैल्यू के टर्म्स में बता रहा हूँ यहाँ पे। सो किया जा सकता है उसको। उसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, ये सारे हमारे मीडियम में आ सकते हैं। फिर 75 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर रेंज है वो हमारा हाई में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स का हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, ये करते क्या है? रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिग्रीज और लेवल्स ऑफ द इनपुट। वही चीज जो मैंने बताई, ये डिफरेंट डिग्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लो का मतलब एक रेंज ऑफ डिग्री डिफाइन करेगा, मीडियम मतलब एक रेंज ऑफ डिग्री डिफाइन करेगा, हाई मतलब एक रेंज ऑफ डिग्री डिफाइन करेगा। ठीक है,
अगला क्या आता है हमारा मेंबरशिप फंक्शन, ठीक है। असाइन ईच लिंग्विस्टिक वेरिएबल इन अ मेंबरशिप फंक्शन दैट डिफाइंस इट्स डिग्री ऑफ मेंबरशिप फॉर डिफरेंट रेंजेस फॉर क्रिस्प इनपुट वैल्यूज। मतलब ये कि अब हमने जो भी यहां से लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स को उठाया, ठीक है, उन सारे लिंग्विस्टिक वेरिएबल को एक एक मेंबरशिप फंक्शन असाइन कर देना है। मेंबरशिप फंक्शन असाइन करने से मतलब क्या है हमारा, जब हम उनको मेंबरशिप फंक्शन असाइन करेंगे तो मेंबरशिप फंक्शन करेगा क्या, उन सबकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप को डिफाइन करेगा अलग अलग रेंजेस के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ठीक है। डिग्री ऑफ मेंबरशिप अगला स्टेप है हमारा, इवेल्युएट द डिग्री टू विच द क्रिस्प इनपुट बिलोंग्स टू ईच लिंग्विस्टिक वेरिएबल बेस्ड ऑन असाइन्ड मेंबरशिप फंक्शन। अब यहां पे जो भी मेंबरशिप फंक्शन हम लोगों ने असाइन किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे इवेल्युएशन किया जाएगा कि किस डिग्री के क्रिस्प इनपुट से बिलोंग करता है हर एक लिंग्विस्टिक वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा आता है फजी सेट रिप्रेजेंटेशन। अब एक बार यहां तक हमने डिग्री इवेल्युएट कर ली कि किससे बिलोंग कर रहा है लिंग्विस्टिक वेरिएबल, फिर हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट द फजीफाइड इनपुट एज अ कलेक्शन ऑफ फजी सेट। अब जो भी फजीफाइड इनपुट हमको यहाँ पे मिले, ठीक है, जब आप डिग्री ऑफ मेंबरशिप निकालोगे तो कुछ फजी इनपुट्स मिलेंगे, उन इनपुट्स को एज अ कलेक्शन ऑफ फजी सेट आपको रिप्रेजेंट करना है, ईच एसोसिएटेड विद अ लिंग्विस्टिक वेरिएबल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ मेंबरशिप। हर एक अपनी लिंग्विस्टिक वेरिएबल से एसोसिएट होगा, साथ ही साथ उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डिग्री ऑफ मेंबरशिप यहाँ पे आई है उसके साथ में कह सकते हैं आप एसोसिएट होगा, और वो पूरा सेट हमको फजी सेट की तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे 5 स्टेप थे। आई होप फजीफिकेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फजीफिकेशन अलाउज अस टू वर्क विद द इम्प्रिसाइज अनसर्टेन इनपुट डेटा, ये बेसिक डेफिनेशन है हमारी फजीफिकेशन की। फजीफिकेशन क्या करती है, हमें अलाउ करती है ताकि हम इम्प्रिसाइज डेटा या अनसर्टेन इनपुट डेटा के ऊपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकें, वर्क कर सकें। इट इनेबल्स द मॉडलिंग ऑफ लिंग्विस्टिक टर्म्स एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड वेरियस एप्लीकेशन। ये क्या करता है, ये लिंग्विस्टिक टर्म्स को मॉडलिंग करता है, इस तरीके से मॉडलिंग करता है कि हम उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस में कंट्रोलिंग के लिए यूज कर सकें, ठीक है। सो आई होप फजीफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे डीफजीफिकेशन की। डीफजीफिकेशन क्या है हमारा, जैसे हमारा फजीफिकेशन था, ठीक है, तो डीफजीफिकेशन वर्ड से ही समझ में आ गया होगा आपको। फजीफिकेशन में फजीफाई हो रहे थे लॉजिक, डीफजीफिकेशन में डीफजीफाई हो रहे हैं, यानी कि वापस से कन्वर्जन हो रहा है। जैसे वहां ए से बी गए थे, अब यहाँ पे बी से ए जाएंगे, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फजी वैल्यूज इनटू क्रिस्प आउटपुट। वहां पे क्या हुआ था, क्रिस्प इनपुट मिला था, उसको फजी इनपुट पे कन्वर्ट किया गया था या फजी वैल्यूज में कन्वर्ट किया गया था। यहां पे क्या होगा, जो फजी वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया डेटा, अब उन फजी वैल्यूज को वापस से क्रिस्प आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सिस्टम में हम क्रिस्प इनपुट देते हैं और सिस्टम से हमें क्रिस्प आउटपुट ही मिलता है। जो भी फजी वैल्यूज, फजीफिकेशन, फजी प्रोसेस होता है वो सारा सिस्टम के अंदर ही परफॉर्म होता है, ठीक है। In fuzzy logic system, after applying fuzzy rules and obtaining a fuzzy set that represent overall system response, defuzzification is employed to derive a single well-defined output value। वही चीज़ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की कि जब फजी लॉजिक सिस्टम के अंदर काम ऐसे होता है कि आप एक बार फजी रूल्स अप्लाई करोगे, फजी सेट ऑब्टेन करोगे, ठीक है, पूरे सिस्टम का रिस्पॉन्स उसी के बेसिस पे डिजाइन करोगे, उसके बाद में डीफजीफिकेशन प्रोसेस होगा। और जब डीफजीफिकेशन प्रोसेस होगा तो ये क्या कंफर्म करेगा कि हमारा जो आउटपुट निकल के आ रहा है उससे, ठीक है, जो आउटपुट हमको मिल रहा है वो आउटपुट सिंगल होना चाहिए, वेल डिफाइंड आउटपुट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। यही हमारा डीफजीफिकेशन प्रोसेस होता है। प्रोसेस की बात करें तो यहां भी 5 स्टेप है। डीफजीफिकेशन का एल्गोरिदम आपसे पूछा जाए, डीफजीफिकेशन का प्रोसेस पूछा जाए, यही चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। देखो बहुत सिंपल है, अगर फजीफिकेशन का प्रोसेस समझ गए हो ना तो ये एकदम यूं समझ में आ जाएगा। देखते जाओ। फजी सेट इनपुट स्टार्ट विद द फजी सेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फजीफिकेशन प्रोसेस ऑफ द फजी लॉजिक सिस्टम। देखो फजी लॉजिक सिस्टम के अंदर हम लोगों ने फजीफिकेशन के अंदर जो भी चीजें, जो भी स्टेप परफॉर्म कराए थे, लास्ट में हमको कुछ फजी वैल्यूज मिली थी, ठीक है, फजी सेट रिप्रेजेंटेशन हुआ था, लास्ट में फजी सेट्स मिले थे। तो अब उन फजी सेट्स को एज अ इनपुट डीफजीफिकेशन के टाइम हम लेंगे, ठीक है। फिर मेंबरशिप डिग्रीज फॉर ईच लिंग्विस्टिक वेरिएबल एसोसिएटेड विद आउटपुट, कंसीडर द डिग्री टू विच इट इज रिप्रेजेंट ऑन अ फजी सेट। देखो अब वहां पे जैसे मेंबरशिप डिग्रीज हम लोग अप्लाई किए थे, वहां पे कुछ डिग्री एसोसिएट हुई थी, सेम जो डिग्री वहां पे एसोसिएटेड है लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स के साथ, जब हम आउटपुट कंसीडर करेंगे तो उन डिग्रीज को भी कंसीडर करेंगे, उन मेंबरशिप डिग्रीज को भी कंसीडर करेंगे जो फजी सेट के साथ रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, यानी कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ जो भी मेंबरशिप डिग्री डिफाइन है उसको भी कंसीडर करा जाएगा, ठीक है।
वेटेड एवरेज और सेंटरॉइड। इसके बाद अगला स्टेप आता है वेटेड एवरेज और सेंटरॉइड। इसमें क्या होता है, यूज द मेंबरशिप डिग्रीज टू कैलकुलेट सेंटरॉइड और वेटेड एवरेज ऑफ द फजी सेट। मतलब कि अब जो भी मेंबरशिप डिग्रीज यहाँ पे हमको मिली हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज और सेंटरॉइड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट दैट समराइजेस द फजी सेट शेप। मतलब कि जो वेटेड एवरेज या जो सेंट्रॉइड होता है हमारा, ठीक है, जो सेंट्रॉइड होता है वो बेसिकली हमारा इन्वॉल्व होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। वो एक पॉइंट ही होता है, बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है जो पूरे फजी सेट के शेप को समराइज करता है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है हमारा, सेंट्रॉइड इज नथिंग बट इट इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट दैट समराइजेस द फजी सेट्स शेप, ठीक है। क्लियर हो गया सेंट्रॉइड क्या होता है। इसके बाद क्रिस्प वैल्यू। देखो अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि सेंट्रॉइड क्या होता है, मान लो एक बड़ा सा सेट है हमारे पास, ठीक है, उसमें 5-6 वैल्यूज हैं अलग अलग, ठीक है। अब उन 5-6 वैल्यूज का आप एवरेज ले लो। एवरेज वैल्यू जो आती है उसके सबसे करीब वाली जो वैल्यूज में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। आप एक तरीके से समझ सकते हो कि वो सेंट्रॉइड होता है। एग्जैक्टली वो नहीं होता है, यहाँ पे प्रोसेस कुछ और होता है, बट आप एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे उसको कंसीडर कर सकते हो कि हाँ उस एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम अगर ले लें तो वो डिफाइन करेगा कि इसमें किस रेंज से किस रेंज तक की इस पर्टिकुलर सेट के अंदर वैल्यूज डिफाइंड होंगी, ठीक है। समझ आ गया, अब सेंट्रॉइड क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रिस्प आउटपुट। क्रिस्प आउटपुट क्या होता है, द कैलकुलेटेड वेटेड एवरेज और सेंट्रॉइड बिकम्स द क्रिस्प आउटपुट वैल्यू ऑफ द फजी लॉजिक सिस्टम। अब देखो जो सेंट्रॉइड यहाँ पे हमको मिला है, ठीक है, सेंट्रॉइड जो हमको यहाँ पे मिला है वही सेंट्रॉइड क्या होता है हमारा क्रिस्प आउटपुट होता है, ठीक है। एप्लीकेशन, दिस क्रिस्प आउटपुट इज देन यूज्ड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और सिस्टम एज अ डेफिनिट एंड प्रिसाइज कंट्रोल सिग्नल, डिसीजन और एक्शन। देखो अब एप्लीकेशन क्या है इसका, देखो एक बार क्रिस्प आउटपुट हमको मिल गया, अब क्या होगा, जो क्रिस्प आउटपुट हमको मिला है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा हर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर और हर एक सिस्टम के ऊपर, जो भी सिस्टम के अंदर कंट्रोलिंग परफॉर्म हो रही है, जो भी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, उन सबका रिस्पॉन्सिबल उन सबके लिए कौन होगा, हमारा जो क्रिस्प आउटपुट डिफजिफिकेशन से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक प्रोसेस था हमारा डिफजिफिकेशन के अंदर का, ठीक है। इसके बाद डिफजिफिकेशन की भी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दी है। डिफजिफिकेशन इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट द फजी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूल बेस्ड फजी लॉजिक सिस्टम इनटू अ स्पेसिफिक एक्शनेबल एंड प्रिसाइज आउटपुट। मतलब कि डिफजिफिकेशन में क्या होता है, जो हमको फजीफिकेशन से वैल्यूज मिलती हैं, फजी वैल्यूज मिलती हैं, फजी सेट मिलता है, उन पे एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करके, ठीक है, वो बेसिकली एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ही होती है, उन पे एक एनालिसिस परफॉर्म करके, उन पे रूल बेस अप्लाई करके जो भी वहां से स्पेसिफिक वैल्यू जनरेट की जाती है, क्रिस्प आउटपुट निकाला जाता है, वो हमारा प्रिसाइज आउटपुट होगा। ये कंफर्मेशन कौन करता है, डिफजिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। समझ में आ गया डिफजिफिकेशन, ठीक है। मेन यही है डिफजिफिकेशन और फजिफिकेशन 10 नंबर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अगर 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फजिफिकेशन और डिफजिफिकेशन क्या होता है, तो बस आपको इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देना है। इजी प्रोसेस है, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको डिलीवर कर सकूं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा फजी इन्फेरेंस सिस्टम। देखो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, भले ही एग्जाम में नहीं पूछा गया है अभी तक, ज़्यादा 1-2 बार ही आया है आई गेस, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। इट इज द कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द फजी लॉजिक दैट अलाउज मॉडलिंग एंड डिसीजन मेकिंग इनके बाद जो भी लिखा हो, तो बेसिकली होता क्या है, ये हमारा एक कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क है जो फजी लॉजिक पे बेस्ड होता है, जो मॉडलिंग और डिसीजन मेकिंग अलाउ करता है हमारे फजी लॉजिक सिस्टम में, ठीक है, विद इम्प्रिसीजन। देखो यहाँ पे लिखा है फजी लॉजिक सिस्टम विद इम्प्रिसीजन, मतलब कि फजी लॉजिक सिस्टम आपको पता है प्रिसाइज रिजल्ट नहीं देते हैं, इम्प्रिसाइज रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो उनमें जो हमारा फ्रेमवर्क यूज होता है, जैसे कि फजीफिकेशन प्रोसेस में आपने देखा पूरा प्रोसेस, उस प्रोसेस को परफॉर्म करने का पूरा जो फंक्शनिंग होती है, जो भी रूल बेस अप्लाई होते हैं, जो भी चीजें हो रही होती है, वो सारा कौन परफॉर्म कराता है, हमारा FIS, यानी कि फजी, सॉरी गाइस, अगेन कहाँ थे हम लोग, ठीक है। जो भी हमारा फजीफिकेशन के अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो भी चीजें हो रही होती हैं प्रोसेस के अंदर, वो सारा परफॉर्म कराने का काम किसका होता है, फजी इन्फेरेंस सिस्टम का, ठीक है। इट यूजेस इफ देन रूल अलॉन्ग विद द कनेक्टर्स और एंड फॉर ड्रॉइंग एसेंशियल डिसीजन रूल्स। मतलब कि इसमें हमारा इफ देन रूल का यूज होता है, ठीक है।
अलॉन्ग विथ कनेक्टर्स, और दो कनेक्टर्स का यूज होता है और एंड, ये दोनों कनेक्टर्स इफ देन रूल्स फॉर ड्राइंग एसेंशियल डिसीजन रूल, मतलब कि एसेंशियल डिसीजन रूल्स को ऑब्टेन करने के लिए हम इनका यूज करते हैं, यानी कि FIS इनका यूज करता है, ठीक है। इफ देन जो यहाँ पे रूल है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग अभी डिटेल भी डिस्कशन करेंगे कि इफ देन रूल क्या होता है। हालांकि छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर हो जाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। फंक्शनल ब्लॉक ऑफ FIS, अब पहले देखो फंक्शनल ब्लॉक क्या होता है। देखो FIS के अंदर ये रट लो, एकदम रट लो, याद कर लो, मुझे नहीं पता कैसे करना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझा दूं अच्छे से, बट अगर आपको स्टिल याद नहीं हो रहा, इसको रट लेना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। फंक्शनल ब्लॉक ऑफ FIS, रूल बेस, डेटाबेस, डिसीजन मेकिंग यूनिट, फजीफिकेशन इंटरफेस यूनिट और डीफजीफिकेशन इंटरफेस यूनिट, 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है हमारा रूल बेस। रूल बेस का काम क्या होता है? इट कंटेन्स फजी इफ देन रूल्स, इसमें सारे इफ देन रूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। डेटाबेस, इट डिफाइंस द मेंबरशिप फंक्शन ऑफ फजी सेट यूज्ड इन फजी रूल्स। अब फजी रूल्स के अंदर जो भी हमारे मेंबरशिप फंक्शंस यूज हो रहे हैं फजी सेट पे, वो सारे डिफाइन कहाँ होते हैं? हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। फिर आती है हमारी डिसीजन मेकिंग यूनिट, इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन रूल्स। अब यहाँ पे रूल्स डिफाइन हो गए, यहाँ पे हमारे मेंबरशिप फंक्शंस डिफाइन हो गए। अब जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इन रूल्स पे, वो हमारा डिसीजन मेकिंग यूनिट के अंदर परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा फजीफिकेशन इंटरफेस यूनिट, इट कन्वर्ट्स द क्रिस्प क्वांटिटीज इनटू फजी क्वांटिटीज। आपको पता है फजीफिकेशन में क्या होता है? क्रिस्प क्वांटिटीज को फजी क्वांटिटीज में कन्वर्ट किया जाता है। डीफजीफिकेशन में क्या होता है? इट कन्वर्ट फिक्स फजी क्वांटिटीज इनटू क्रिस्प क्वांटिटीज। उसी का उल्टा कर दो यार, यहाँ पे कन्वर्जन किसका हो रहा है? क्रिस्प क्वांटिटीज का फजी क्वांटिटीज में, यहाँ पे फजी क्वांटिटीज का क्रिस्प क्वांटिटीज में, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम देखो, ये जो हमारा फंक्शनल ब्लॉक है, इसी का ब्लॉक डायग्राम है ये, ठीक है। सबसे पहले हमारा नॉलेज बेस या रूल बेस इसको कह लो, सॉरी नॉलेज बेस। नॉलेज बेस के अंदर क्या है? हमारे रूल है और हमारे डेटाबेस है, ठीक है। रूल बेस और डेटाबेस नॉलेज बेस के अंदर है। फजीफिकेशन इन्फेरेंस यूनिट में क्रिस्प इनपुट आएगा, डीफजीफिकेशन इन्फेरेंस यूनिट से क्रिस्प आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये हमारा डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। ये जो डिब्बा आपको दिख रहा है, ये डिसीजन मेकिंग यूनिट है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग यूनिट, ठीक है। फजी इनपुट यहाँ से आएगा, यहाँ से फजी इनपुट इसमें जाएगा, ये फजी इनपुट प्रोड्यूस करेगा क्रिस्प इनपुट लेके, ये फजी इनपुट लेके क्रिस्प आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा, इजी सा ब्लॉक डायग्राम है, इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली चीज है नहीं। वर्किंग की बात करें कि वर्किंग ऑफ फजी इंटरफेरेंस सिस्टम क्या होती है? फजी इन्फेरेंस सिस्टम, ठीक है। इंटरफेरेंस नहीं है, इन्फेरेंस सिस्टम क्या होती है? फजीफिकेशन यूनिट कन्वर्ट्स द क्रिस्प इनपुट इनटू फजी इनपुट। पता ही है आपको कि फजीफिकेशन क्या करेगा? क्रिस्प यूनिट को फजी इनपुट में कन्वर्ट कर देगा। नॉलेज बेस कलेक्शन ऑफ रूल बेस एंड डेटा बेस आर परफॉर्म्ड अपॉन द कन्वर्जन ऑन द क्रिस्प यूनिट इनटू फजी इनपुट। जब एक बार फजीफिकेशन के थ्रू हमारा क्रिस्प इनपुट गुजरता है, तो उस पर नॉलेज बेस कलेक्शन, मतलब नॉलेज बेस के अंदर जो भी हमारे कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं, जो भी डेटाबेस पड़ा है, रूल्स डिफाइंड है, ठीक है, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन होगा, और जो हमारा क्रिस्प इनपुट आया था उसको क्या करेगा? फजी इनपुट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर डीफजीफिकेशन प्रोसेस होगा, और डीफजीफिकेशन यूनिट क्या करेगी? हमारी फजी इनपुट को क्रिस्प आउटपुट में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम में आपको बताई थी, अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, तो इसमें जैसे आपको बताया था वर्किंग, वही वर्किंग यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। सो अगर 10 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय FIS या व्हाट डू यू मीन बाय फजी इन्फेरेंस सिस्टम, तो आपको ये पूरी चीज़ डिफाइन कर देनी है, 10 नंबर ले लेने हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कुछ इसमें कन्फ्यूज होने जैसा है नहीं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारे इफ देन रूल्स। अब इफ देन रूल्स क्या कहते हैं? इन फजी लॉजिक एंड इफ देन रूल इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द रूल बेस इन फजी इन्फेरेंस सिस्टम। इफ देन रूल्स जो होते हैं वो फजी इन्फेरेंस सिस्टम के हमारे फंडामेंटल पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल। ये डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप हमारे इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल के बीच में। रिप्रेजेंटेशन, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इफ, फिर एंटीसीडेंट आता है हमारा, फिर कंसीक्वेंट आता है। अब एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट क्या होते हैं? एंटीसीडेंट हमारी बेसिक कंडीशन होती है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है फजी सेट को, ठीक है। और जो हमारा कंसीक्वेंट होता है वो क्या होता है? जो डिजायर्ड आउटपुट हमको चाहिए वो उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो इफ टेम्परेचर इज कोल्ड देन हीटर आउटपुट इज हाई। अगर टेम्परेचर हमारा कूल हुआ तो सीधी सी बात है हीटर का आउटपुट हमारा हाई हो जाएगा, क्योंकि हीट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब टेम्परेचर इज कोल्ड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट द फजी सेट ऑफ टेम्परेचर वैल्यूज। अब टेम्परेचर वैल्यूज की जो भी फजी सेट होगा, जो भी उसकी वैल्यूज होंगी, जो भी उसकी वैल्यू रेंज होगी, वो
यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है हमारी। और हीटर आउटपुट इज हाई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिजायर्ड फजी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यही हमारा इफ देन रूल होता है, 5 नंबर में आएगा तब भी इतना ही लिख देना, और अगर 2 नंबर में आया तब भी लिख देना। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। बाकी एप्लीकेशंस इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एप्लीकेशंस अभी मैंने लिखी नहीं है, बट एप्लीकेशंस आप लोग को मैं आइदर डिस्कॉर्ड पे या फिर कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। एप्लीकेशंस सिंपल सी हैं, पढ़ लेना, ठीक है। बाकी रोबोटिक्स वगैरह में यूज होता है, जो भी एप्लीकेशंस मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जब मैंने फजी लॉजिक और क्रिस्प लॉजिक को एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ जो एप्लीकेशंस बताई गई थी वही सारी एप्लीकेशंस यहाँ भी यूज होती हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं प्रॉपरली तो देखो, एप्लीकेशंस लिखने का सबसे इजी तरीका क्या है, किसी की चीज़ की भी एप्लीकेशन आती हैं, अगर आपको उस चीज़ की वर्किंग क्लियर है तो आपको पता है कि उसका कहाँ पे यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें फजीफिकेशन की, डीफजीफिकेशन की, या फिर फजी इन्फेरेंस सिस्टम की, इन सब चीज़ों की अगर एप्लीकेशन देखें हम, तो ये सब हमको किस में हेल्प करते हैं, ये सब हमको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। और एआई की फील्ड में डिसीजन मेकिंग कहाँ कहाँ हो रही है, आपकी ऑटोमेटिव व्हीकल्स के अंदर डिसीजन मेकिंग परफॉर्म हो रही है तो वहाँ इसका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। आपकी हेल्थ केयर के अंदर परफॉर्म हो रही है तो वहाँ इसका यूज़ हो जाएगा, एएनएन में हो रही है तो वहाँ इसका यूज़ हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ भी आपको एप्लीकेशन आपके सराउंडिंग्स में नज़र आ रही है डिसीजन मेकिंग पे, हर उस जगह को आप एज ए एप्लीकेशन मेंशन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर फील्ड में उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। रोबोटिक्स में है, हेल्थ केयर में है, गेमिंग में है, डेवलपमेंट में है, बहुत सारी जगह पे है, ठीक है। सो इनको ही एज ए एप्लीकेशन आप लिख देना। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बाकी थोड़ा सा लेट हो गया है, सो उसके लिए आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। यूनिट 5 की वीडियो मैं कल सुबह तक कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं, अगर नहीं हुआ तो कल दोपहर तक अपलोड ज़रूर से कर दूंगा। और न्यूमेरिकल की जो वीडियो मैंने बताई थी कि डेडिकेटेड वीडियो होगी, वो कल रात तक आपको मिल जाएगी। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको एक बार देख लेनी है पूरी वीडियो न्यूमेरिकल वाली। और अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप एक बार लगा के देख लेना क्वेश्चन, यार बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। बस आपको एक बार देख लेना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स गाइज। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।